जय हिंद। इस वीडियो में हम घन और घनाभ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि घन और घनाभ आखिर कैसा दिखता है, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इसका दोस्तों बेसिक चीज़ को भी समझेंगे, फॉर्मूला को भी समझेंगे और वीडियो के सबसे अंतिम मोड़ में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर भाई घन यानी कि क्यूब और घनाभ यानी कि क्यूबॉइड कैसा दिखता है। वही हमने भाई टॉपिक बना लिया है, घन और घनाभ। घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं और घनाभ को अंग्रेजी में हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई घन कैसा दिखता है। देखिए घन बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, वर्ग बनाना आना चाहिए। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वर्ग बना लेते हैं अच्छे से, और देखिए फिर से एक वर्ग बना लेते हैं। कैसे बनाइएगा, यहाँ से करके इस तरीके से दोस्तों आपको दो वर्ग को अच्छे से बना लेना है। अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको और इसको मिला लेना है। तो हम यहाँ पे मिला लेते हैं। उसके बाद इसको और इसको मिला लेना है, तो हम इसको मिला लेते हैं। उसके बाद इसको और इसको मिला लेना है। उसके बाद इसको और इसको मिला लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो घन है बन के तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरा स्क्वायर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके मिला दीजिएगा। तो दोस्तों यह जो है घन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं भाई कि घनाभ कैसा दिखता है, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों घनाभ बनाने के लिए आपको आयत बनाना आना चाहिए। हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आयत बना लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वर्ग और आयत के बारे में पूरा डिटेल में समझना है तो हमने इस पर भी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं। एक आयत आप लोग बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों कि फिर से एक आयत बना लेना होगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक आयत बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको छोटा बड़ा सा थोड़ा दिखाई दे। आप लोग भाई मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो छोटा बड़ा भाई हो ही सकता है। इसको और इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। लीजिए आपका घनाभ बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो है घन और घनाभ कुछ इसी प्रकार से दिखता है। अब दोस्तों हम घन और घनाभ के परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर भाई घन और घनाभ किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई डिफिनेशन यानी कि कोई परिभाषा पूछ दिया कि बताइए बच्चों घन और घनाभ किसे कहते हैं, तो मालूम होगा तभी ना बताइएगा। ऐसे थोड़ी कहिएगा कि एगो व्हाइट बोर्ड था, प्यारे सारा एगो हेने लाइन खींचे, एगो हेने लाइन खींचे, एगो हेने घींचे है यही मिला दिए वर्ग घनाभ बन गया। थोड़े कहिएगा, एंगे नहीं ना कहिएगा। अब देखिए अभी कैसे परिभाषा बनाइएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए आप अच्छी तरीके से देखे थे कि जब हम घन बना रहे थे तो उस समय दोस्तों हम दो गो वर्ग बनाए थे। यानी कि यहाँ पे हम देखे थे कि घन बनाने के लिए वर्ग को बनाना जरूरी था। ठीक है, और जब हम घनाभ बना रहे थे तो वहाँ पर भी आप देखे थे दोस्तों कि हम दो आयत बनाए थे, एक आयत ऊपर एक आयत नीचे। उसी तरह इसमें एक वर्ग ऊपर एक वर्ग थोड़ा नीचे करके बनाए थे। इसको मिला दिए थे, इसको मिला दिए थे, तो घन बन गया था, घनाभ बन गया था। अब इससे ही हम इसका परिभाषा तैयार कर लेंगे। कहेंगे कि वैसी आकृति जिसमें 6 गो वर्ग होता है उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे, यानी कि क्यूब कहेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि प्यारे सर जब आप इस घन को बनाए थे तो आप केवल 2 गो वर्ग को खींचे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 6 गो वर्ग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका कारण समझिए। देखिए आप देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा कमरा होता है यानी कि रूम होता है जो कि घन के आकार का होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं वास्तव में बात करूं तो मैं जिस अभी कमरे यानी कि रूम में आपको मैं ज्ञान बांट रहा हूं, यह भी दोस्तों घन के आकार का है। इसका सभी ओर का लंबाई चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखिएगा तो इसका 6 गो पृष्ठ है। 6 गो पृष्ठ कहने का मतलब आप इसको एक दीवार भी एक तरह से कह सकते हैं। 6 गो दीवार है। देखिए कैसे कैसे, पहला दीवार ये हो गया, और ये दीवार है दोस्तों यह एक दीवार, यह मान के चलिए कि वर्ग का आकार का है। चूंकि आप जानते हैं घन पूरा वर्ग से मिलकर बना होता है। एगो वर्ग यह हो गया, चूंकि एगो दीवार, 2 गो दीवार, 3 गो दीवार, 4 गो दीवार। नीचे वाला को भी आप दीवार कह सकते हैं या फिर जमीन कह सकते हैं। ठीक है, यह भी वर्ग के आकार का 4 गो हो गया, और 5 दीवार 6 दीवार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 गो दीवार है, या फिर इसको 6 गो पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो इस यह जो है दोस्तों घन हो गया। तो घन में भी आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि 6 गो वर्ग होता है। तो वही हम बता रहे हैं, घन में 6 गो वर्ग होता है, और घना में देखिएगा तो 6 गो आयत होता है। याद रखिएगा, घन में 6 गो वर्ग और घना में 6 गो आयत। मान लीजिए कि कोई घनाभ का आकार का कोई कमरा ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई रूम है, यह तो मेरा वर्ग का आकार है, लेकिन मान लीजिए कि कोई यह आयत के आकार का है, घनाभ के आकार का है। अब घनाभ के आकार का है यानी कि दोस्तों इसका सभी जो दीवार है ऊपर नीचे वाला पृष्ठ, यह सभी आयत के आकार का होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यह वाला आयत के आकार का है, यही वाला आयत के आकार का है, तो ये गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका भी 6 गो पृष्ठ है। तो वही हम बोल रहे हैं कि घनाभ का भी जो है कुल मिलाकर 6 गो दीवार होता है, या फिर इसको आप 6 गो पृष्ठ भी बोल सकते हैं, दीवार को पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही दोस्तों हम आपको बता रहे थे।
अब हम दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिर घन और घनाभ में भाई क्या क्या होता है। इससे भी भाई आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इस घन में आप देख रहे हैं कि यह यहाँ पे एक लाइन है, 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 तो दोस्तों इसको हम कोर बोलते हैं। और घन में जो है कुल मिलाकर 12 गो कोर होता है। इसको आप भुजा भी कह सकते हैं, इसको आप भुजा भी कह सकते हैं, ठीक है। 12 गो भुजा होता है या फिर 12 गो कोर होता है। उसी तरह अगर घनाभ में चली जाइएगा तो घनाभ में भी 12 गो भुजा होगा या फिर 12 गो कोर होगा। गिनिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ऐसे करके आप गिनिएगा ध्यान से, तो 12 गो होगा। उसी तरह दोस्तों घनाभ में भी होता है, गिनिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, तो यहाँ पर भी 12 गो होता है। तो घन और घनाभ में कोरों की संख्या 12 होता है। कोर क्या होता है, देखिए इसको हम कोर बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर बोलेंगे, या दोस्तों आप इसको भुजा भी कह सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब घन और घनाभ में शीर्ष भी होता है। क्या शीर्ष क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए जहाँ 3 गो भुजा या फिर जहाँ 3 गो कोर जहाँ पे मिलती है उससे हम शीर्ष कहेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, यह यहाँ पे मिल रही थी, इसको हम शीर्ष बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शीर्ष बोलेंगे। उसी तरह देखिए यह भी शीर्ष हुआ, 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 यह भी शीर्ष हुआ। उसी तरह घनाभ में देखिएगा तो यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष, यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष कहलाएगा, यह भी शीर्ष। तो दोस्तों घन और घनाभ में कुल मिलाकर 8 गो शीर्ष होता है। घन में भी 8 गो शीर्ष होगा, घनाभ में भी 8 गो शीर्ष होगा। उसके बाद दोस्तों आता है फलक, ठीक है। फलक बोल लीजिए या फिर पृष्ठ बोल लीजिए, या आप चाहें तो इसको दीवार भी कह सकते हैं। देखिए घन और घनाभ में 6 गो दीवार होता है। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए घन और घनाभ में 12 गो कोर यानी कि भुजा होता है। 12 गो कोर बोल सकते हैं, फिर 12 गो भुजा बोल सकते हैं। और 8 गो शीर्ष होता है, या फिर इसको शीर्ष बोल सकते हैं, या फिर इसको शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं। और 6 गो फलक होता है, इसको फलक भी कह सकते हैं, 6 गो पृष्ठ भी बोल सकते हैं, 6 गो दीवार बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक बात को और याद रखिएगा। देखिए घन और घनाभ में आपसे कोई अंतर पूछ दे कि बताइए भाई कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, तो याद रखिएगा घन और घनाभ में यही अंतर होता है कि घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, जबकि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता है। यहाँ पर तो आप एक चीज़ को देख रहे थे कि जितना इसमें कोर था, शीर्ष था, फलक था, उतना ही यहाँ इसमें भी था। यहाँ पर जितना शीर्ष था, फलक था, कोर था, उतना ही यहाँ पर था। तो शीर्ष कोर फलक ये दोनों में बराबर होता है। इसमें केवल एक ही अंतर होता है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। बेसिक चीज़ था, क्लियर हो गया। अब आप लोग दोस्तों घन और घनाभ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। देखिए अभी जो आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, यह एक तरह का घन है, ठीक है। घन के आकार का है, जिसे आप इसे नचा नचा कर तोड़ तोड़ कर खेलते हैं, यह घन के आकार का होता है। इसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप जो माचिस देखते हैं, आप माचिस समझते हैं, इसको सलाई भी बोला जाता है बिहार में, ठीक है। यह दोस्तों घनाभ के आकार का है। या फिर मान लीजिए कि हम एक बुक को ले लेते हैं। देखिए बुक भी जो है दोस्तों यह घनाभ के आकार का, यह घन के आकार का नहीं है, यह घनाभ के आकार का है। देख लीजिए ध्यान से इस बुक को, ठीक है, यह घनाभ के आकार का है। अब देखिए फॉर्मूला जो मैं इसमें आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिएगा कि हर जगह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों आकृतियों में लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। देख लीजिए भाई माचिस का, यह क्या है, घनाभ है, ठीक है। अब हम इसको माचिस से ही प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यह माचिस है और हमने बताया कि माचिस से घनाभ है। देखिए यह जो दोस्तों आप भुजा देख रहे हैं या फिर कोर बोल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह लंबाई कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। आप चाहें तो इसको भी लंबाई बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह लंबाई होगा। और चौड़ाई क्या होगा, तो देखिए यह दोस्तों चौड़ाई कहलाएगा। यहाँ से लेकर दोस्तों आप यहाँ तक जो रेखा देख रहे हैं ना, इसको कोर भी बोल सकते हैं। यह क्या कहेगा, चौड़ाई कहलाएगा। और ऊंचाई क्या होता है, तो दोस्तों इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। लंबाई क्या होगा, फिर से समझिए। देखिए इसमें लंबाई यह वाला हो जाएगा, ठीक है, चौड़ाई यह वाला हो जाएगा और ऊंचाई यह वाला हो जाएगा। अब इसको फिगर में समझिए। उसी तरह अगर आप घन में देखिएगा तो घन में दोस्तों लंबाई यह हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों चौड़ाई यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ाई यह हो जाएगा। इसको भी आप चौड़ाई बोल सकते हैं। और ऊंचाई दोस्तों यह हो जाएगा। यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं यह ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह घना में देख लीजिएगा, घना में लंबाई यह हो जाएगा, चौड़ाई यह हो जाएगा और ऊंचाई यह हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हमने दोस्तों माचिस से भी समझा दिया और फिगर में भी हम समझा दिए कि लंबाई क्या होगा, लंबाई यह, चौड़ाई यह, ऊंचाई यह। लंबाई यह, चौड़ाई यह हो जाएगा। इसको भी आप चौड़ाई बोल सकते हैं। और ऊंचाई यह हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं फॉर्मूला को देखते हैं कि घन और घनाभ का कितना फॉर्मूला है, और इससे हम प्रश्न को भी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम घन के बारे में समझेंगे। तो इसको भी समझने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक घन को बना लेंगे। और घन को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए भाई, तो आपको वर्ग बनाना आना चाहिए। तो एक वर्ग तो ऐसे बन गया, अब आपको एक दूसरा वर्ग बना लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं अच्छे से। देखिए थोड़ा सा यहाँ बड़ा बन गया इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। लीजिए ये एक घन बन गया। ठीक है, एक वर्ग ऊपर बना लीजिएगा, एक वर्ग नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इस तरीके से बना लीजिएगा। और दोस्तों हम सबसे पहले घन का आयतन का सूत्र देखते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई आयतन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि यह एक रूम है जो कि घन के आकार का है। तो इस रूम में दोस्तों जितना जगह होगा उसी को हम आयतन बोलेंगे। इस रूम में जितना जगह होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो उसी तरह इस घन में जितना जगह होगा, अंदर जितना स्पेस होगा उसी को हम आयतन बोलेंगे। और देखिए मैथ का कोई भी ऐसी आकृति जिसका पेंदा और छतरी बराबर हो, तो उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पेंदा के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, उसका आयतन आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए यह एक घन है, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों कि घन का पेंदा और छतरी, यानी कि पेंदा मतलब हुआ कि नीचे वाला पृष्ठ है, और छतरी का मतलब वाला कि ऊपर वाला पृष्ठ, यह बराबर होता है। यह बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो अगर दोस्तों हमको इसका आयतन निकालना है तो इस पेंदा के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि घन जो है पूरा वर्ग से मिलकर बना होता है, यानी कि इसका पेंदा भी एक वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पेंदा का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मान लीजिए कि इस वर्ग का भुजा की लंबाई ये है। मान लीजिए कि भुजा की लंबाई ये है, तो भुजा की लंबाई ये होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अब भुजा की लंबाई को ए मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। यह बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब दोस्तों इसमें ऊंचाई से गुना कर देना है। और यह बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि घन में हर एक भुजा की लंबाई बराबर होगी। मान लीजिए कि एक भुजा की लंबाई 7 मीटर है तो सभी भुजा की लंबाई 7 मीटर होगा। अगर एक भुजा को आप ए माने हैं तो सभी भुजा को आपको ए मानना होगा। एक भुजा को अगर आप बी माने हैं तो सभी भुजा को आपको बी मानना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पेंदा का जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो यहाँ पे हम भुजा को ए माने थे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया ए स्क्वायर, इसका यानी कि इसका पेंदा का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम भुजा को ए माने हैं तो इसका यह जो ऊंचाई होगा, चूंकि ऊंचाई भी एक भुजा होगा, तो ये ऊंचाई को भी हमको ए मानना होगा। कहने का मतलब मेरा यही था। तो ऊंचाई को भी आप ए मान लीजिए इसका पेंदा का क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना कर दीजिए और यहाँ पे ऊंचाई भी ये होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग दोस्तों ए स्क्वायर में ए से गुना करिएगा तो यह आ जाएगा ए क्यूब। और लीजिए दोस्तों यही फॉर्मूला आप रटते आए होंगे कि घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। बस इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको दोस्तों ए क्यूब की जगह भुजा क्यूब भी कह सकते हैं। अगर आप भुजा को ए नहीं मानते हैं तो भुजा क्यूब बोल लीजिए, या आप भुजा को ए मानते हैं तो आप इसको ए क्यूब आसानी से कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसके आयतन का सूत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र को देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र को दोस्तों समझने से पहले हम समझ लेते हैं भाई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए घन में जो आप जानते हैं कि कुल मिलाकर घन 6 गो वर्ग से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों वो 6 गो जो वर्ग हुआ उसको आप पृष्ठ कह सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि घन में 6 गो पृष्ठ होगा और उस 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि घन में 6 गो वर्ग होता है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि एगो कोई वर्ग है तो उस एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अगर किसी घन में 6 गो वर्ग है तो उन 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर होगा। क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए दोस्तों कि यह एक घन है। मान लीजिए वैसे तो यह घनाभ है लेकिन मान लीजिए कि यह घन है और यह दोस्तों इसका पृष्ठ कहलाएगा, यह पृष्ठ कह लीजिए। और अगर घन का घन है तो इसको आप एक वर्ग भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि यह वर्ग है, यह भी एक वर्ग है, या फिर एक पृष्ठ है, यह भी एक वर्ग है, या फिर एक पृष्ठ है, यह भी एक वर्ग है और यह भी एक वर्ग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 गो वर्ग है या फिर 6 गो पृष्ठ है। तो इस 6 वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 6 गो वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। लीजिए यही इसका फॉर्मूला हो
जाता है। इसीलिए दोस्तों आप रटते आए होंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। देखिए आप लोग मत कहिएगा कि सर यह वर्ग के आकार का सभी पृष्ठ नहीं है। भाई मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। मान के चलिएगा कि एक घन है और यह इसका पृष्ठ है जो सभी वर्ग के आकार का है। तो उम्मीद है कि आप लोग पृष्ठ समझ गए होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसको भी दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको आप रटिएगा नहीं, समझिएगा। तो घन तो आप समझ गए, घन का जितना भी फार्मूला होता है इससे रिलेटेड दोस्तों वीडियो के अंत में हम सवाल भी करेंगे, आप लोग घबराइए मत। अब दोस्तों हम घनाभ के बारे में समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूला को, कि घनाभ का भाई क्या क्या फॉर्मूला होता है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक घनाभ को बना लेते हैं। अब जानते हैं घनाभ को बनाने के लिए हमको आयत बनाना पड़ता है। तो एक आयत यहाँ पे हम बना लिए और यहाँ पे दूसरा आयत बना लिए। ठीक है, लीजिए आयत बन गया। इसको दोस्तों हम मिला लेते हैं। ठीक है, अच्छे से यह ऐसे आएगा, यह ऐसे आएगा। लीजिए दोस्तों यह घनाभ बन गया। और दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, घनाभ का आयतन बराबर। और दोस्तों आप आयतन का मतलब समझते हैं कि इस घना में जितना जगह होगा उसी को हम इसका आयतन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है और वह दोस्तों घनाभ का आकार का है, तो उस कमरे में जितना जगह होगा उसका वही आयतन कहलाता है। और दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH, या दोस्तों आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं L गुना B गुना H। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं या फिर LBH भी कह सकते हैं। चूँकि दोस्तों इन सभी अंग्रेजी के अक्षर के बीच में जो गुना गुना आप देख रहे हैं इसको आप छुपा भी सकते हैं। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जो L है तो L का मतलब दोस्तों लंबाई होता है। तो इस L की जगह आप चाहें तो दोस्तों लंबाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लंबाई लिख देते हैं, गुना है तो गुना। B का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ कहने का मतलब चौड़ाई, तो B की जगह पर दोस्तों आप चौड़ाई लिख दीजिए, लिख देते हैं। गुना है तो गुना। एच का मतलब होता है दोस्तों हाइट, हाइट मतलब कि ऊंचाई, तो आप दोस्तों ऊंचाई को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप दोस्तों LBH या फिर L गुना BH के जगह आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यही दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। अब दोस्तों यह कैसे बनता है इसको भी आप समझ जाइए। देखिए थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि कोई भी ऐसी आकृति जिसका पेंदा और छतरी बराबर हो तो उसका क्षेत्र और उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका पेंदा का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, उसका आयतन निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह घनाभ है तो घनाभ है तो इसका भी दोस्तों पेंदा और छतरी यानी कि नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ बराबर होगा, तो इसका आयतन निकालना होगा। तो इसका पेंदा यानी कि जो नीचे वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि घनाभ जो है कुल मिलाकर आयत से मिलकर बना होता है, 6 आयत से मिलकर। तो ये नीचे वाला भी आयत होगा। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुना B। ठीक है, आप L गुना B भी कह सकते हैं या दोस्तों आप LB भी कह देंगे तो अभी कोई बात नहीं है, चूंकि इस गुना को छुपा सकते हैं, LB भी कह सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल में आपको ऊंचाई से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊंचाई को H से मानना होगा, क्योंकि ऊंचाई को दोस्तों अंग्रेजी में हम हाइट बोलते हैं और हाइट का पहला लेटर H होता है, इसीलिए ऊंचाई को H बोलते हैं। अभी नहीं कि घन की तरह इसको आप सबको ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये आप तभी मान सकते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, और या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिसकी भुजा की लंबाई बराबर होता है। लेकिन दोस्तों घनाभ का भुजा की लंबाई बराबर नहीं होता है, हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ए नहीं मानना है, लंबाई को L से मानना है, चौड़ाई को B से मानना है और ऊंचाई को H मानना है। तो यही दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा LBH या फिर L गुना B गुना H, या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को नहीं समझा जाता है। इसको आप लोग को क्या करना है, रट लेना है, रट लीजिएगा, ज़्यादा आसानी रहेगा। हर एक चीज़ को समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप लोग रट लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे L क्या है, तो L का मतलब लंबाई होता है, चूँकि L का मतलब होता है लेंथ, लेंथ को हिंदी में लंबाई बोलते हैं। B का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ को हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप H देख रहे हैं तो H का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो LBH का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तो लीजिए दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र भी हम पता कर लिए और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र हम लोग पता कर लिए। अब चलिए दोस्तों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं।
तो सबसे पहला दोस्तों सवाल है कि एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि एक घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 7 सेंटीमीटर है, जिसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो चलिए भाई निकालते हैं। देखिए मैथ के किसी भी सवाल को दोस्तों आप लोग बनाइए, यहाँ पे आपको हल लिखकर शुरुआत करना होता है। जैसे हम यहाँ पे हल लिख दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न में बोला है कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे घन की बात हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर आप ही तो बताए थे, यह होता है 6a²। अब इसी पे बैठाइए ना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो सबसे पहले हम 6 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। और देखिए मैथ में जब कोई अंग्रेजी का लेटर हो और कोई मैथ का संख्या हो और वह आपस में चिपका हुआ रहे तो उसका मतलब है कि उनके बीच में गुना है। तो यानी कि देखिए यह चिपका हुआ है आपस में, तो इनका मतलब, इसका मतलब है कि इनके बीच में गुना है। और यहाँ पे बच गया a²। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस a के जगह पे इस 7 को रख देना है। तो हम यहाँ पे 7 को लिख देते हैं और इसके ऊपर कंधे पे 2 है तो हम कंधे पे 2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अभी दोस्तों आप इस cm को भूल जाइए। देखिए कहीं पे यहाँ पे cm लिखा हुआ हो तो cm का मतलब होता है सेंटीमीटर, बहुत जगह देखिएगा तो cm की जगह m लिखा होता है तो m का मतलब होता है मीटर, बहुत जगह देखिएगा तो इस cm की जगह km लिखा होता है तो km का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से बराबर है तो आपको यहाँ पे बराबर देना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, चूंकि यहाँ पे घात 2 लगा है तो 6 है तो 6, गुना है तो गुना। 7 का दोस्तों स्क्वायर करिएगा तो यह आ जाएगा 49। 49 को दोस्तों 49 भी बोला जाता है। अब यहाँ पे फिर से आपको बराबर दे देना है और देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यानी कि आपको गुना करना है। देखिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो सबसे पहले 9 में और 6 से गुना कर लीजिएगा तो 9 6 कितना होता है 54, 54 का 4 हाथ में आ गया 5, यानी कि हासिल 5 आ गया, और 4 6 24 को और 5 कितना होता है 29, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि दोस्तों यही आंसर है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी को यही नहीं समझ में आता है कि सर हम कैसे पता लगाएं कि आंसर आ चुका है। देखिए जब आप सॉल्व करते जाइएगा, मैथ का ये रूल कहता है जब आप सॉल्व करते जाइएगा और जब आपको लगे कि इसके आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता है तो वही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 294 आ गया तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह आंसर कब होगा, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे मात्रक cm दिया हो, cm को मात्रक बोलते हैं, अगर m लिखा हो तो उसको भी मात्रक बोलेंगे, km लिखा हो तो उसको हम मात्रक बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर cm हो तो आपको यहाँ पे आंसर में cm लिखना होगा। और देखिए आप किसी भी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। अगर आपको इसी प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाता तब भी आप यही सूत्र लगाते, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाता तब भी आप यही सूत्र लगाते हैं। और एक बात को मेरा और गौर से सुनिए, देखिए जब आप किसी भी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे मात्रक के ऊपर यहाँ पे आपको 2 देना होता है, और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात को और गौर से सुनिए, मान लीजिए कि इसी प्रश्न में दिया होता कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ऐसा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस समय कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। अगर मान लीजिए आपको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला होता तभी आप यही सूत्र लगाते हैं और इसी से सवाल को सॉल्व करते। तो यहाँ पे भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत सारा नाम है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों हम घन का आयतन निकालते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से मिटा लेंगे ताकि स्पेस रहे। ठीक है। और हम प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो अब यहाँ पे आपको देखिए दूसरे नंबर पर बोला गया है आयतन निकाले, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। लिखिएगा घन का आयतन बराबर, और घन का आयतन बराबर क्या होता है a³ होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर, आप दोस्तों चाहें तो इस घन का आयतन जो यहाँ पे लिखा है इसको आप फिर से लिख सकते हैं।
ठीक है, समय बचाने के लिए हम इसके पहले वाले प्रश्न में यानी कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम नहीं लिखे थे। आप चाहे तो इसको ज्यों कहते हुए लिख सकते हैं, इसको और भी नीचे लिख के आ सकते हैं, या केवल आप बराबर दे देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तब भी सही है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ए के जगह पे 7 को रखना है। ठीक है, चूंकि 7 सेंटीमीटर दिया है तो ए के जगह पे 7 रख दीजिए। अब ये सीएम को भूल जाइए और इसके ऊपर यहाँ पे कंधे पर 3 रख दीजिए। अब चाहे तो इसको फिर से ज्यों कहते हुए लिख सकते हैं, घन का आयतन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, तो लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब देखिए आपको 7 का क्यूब करना है। जब देखिए कंधे पर 2 लिखा हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन कंधे पर 3 लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो 7 का क्यूब कितना होगा, तो दोस्तों यह हो जाएगा 343। ठीक है, जब 7 का क्यूब करिएगा, क्यूब का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुना। जैसे आप स्क्वायर में पढ़ते हैं कि उसी संख्या से उसी संख्या में 2 बार गुना, उसी तरह क्यूब में होता है कि उसी संख्या से उसी संख्या में 3 बार गुना। जैसे मान लीजिए कहीं पे 7 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 7 में 7 से गुना, और मान लीजिए कहीं पे 7 का क्यूब रहे तो इसका मतलब है कि 7 में 7 से 3 बार गुना। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे 8 का क्यूब रहे, 8 के घात 3 रहे, तो इसका मतलब है कि 8 में 8 से 3 बार गुना, यानी कि इस तरह। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग 7 का क्यूब करिएगा तो दोस्तों यह आ जाएगा 343। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब देखिए अभी भी ये पूरी तरह आंसर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे सीएम दिया है मात्रक तो आपको यहाँ पे सीएम लिख देना है। और देखिए आप किसी भी चीज़ का आयतन निकालिएगा तो यहाँ पे आपको कंधे पे 3 लिखना होगा, घात 3, यानी कि आयतन हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, और याद रखिएगा 3 यहाँ पे आप सीएम यानी कि मात्रक के कंधे पे लिखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दे मैथवा के ऊपरवा लिख दे। मैथ के संख्या के ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पे दाएं बगल कंधे पे लिखना है। उसी तरह जब क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो मान लीजिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो इस 3 को मिटाकर यहाँ पे कंधे पर 2 लिखते, यहाँ पर मात्रक के ऊपर। लेकिन हम अगर आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कंधे पे 3 लिखेंगे। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न में दिया होता कि 8 सेंटीमीटर है जिसका आयतन निकाले, तो अभी हम कंधे पे 3 लिखते। अगर मान लीजिए कि 8 किलोमीटर दिया रहता तो अभी यहाँ पे हम केएम लिखते हैं, जब आंसर आता तब, और यहाँ पे कंधे पे 3 लिखते हैं। चूंकि आयतन निकालने के लिए हम कंधे पे 3 लिखते हैं, और जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो उस समय कंधे पे 2 लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम आपको एक प्रश्न देते हैं, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बताना है। एक घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान लीजिए कि दोस्तों है 10 मीटर। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल के इसका आंसर कमेंट में बताना है। उस समय दोस्तों 7 सेंटीमीटर था, लेकिन इस समय जो है यह 10 मीटर है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल के बताना है। अब यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरा सवाल है कि एक घनाभ की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। देखिए जब हम इसके पहले वाले प्रश्न किए थे तो वहाँ पे हम देखे थे कि केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने को बोला था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो ऐसे प्रश्नों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि सबका मतलब एक ही होता है। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले बोला है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद आयतन निकालना है। तो हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हल लेकर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, यह होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा घनाभ में, तब दोस्तों आपको केवल यही फॉर्मूला लगाना है। तीनों बोले, तीनों में से कोई एक ही बोले तो उसमें आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर दीजिए। आप चाहें तो इसको फिर से ज्यों कहते हैं यहाँ पे उतार सकते हैं, तो हम समय बचाने के लिए इसको नहीं उतारेंगे, बराबर देके यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 देंगे, इस यहाँ भी इसको इंटू बोलते हैं तो इंटू दे देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले एल है, तो एल मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई, और इसमें दोस्तों लंबाई दिया है 7 मीटर, तो आपको क्या करना है, केवल 7 को लिखना है। यहाँ पे अभी आप एम को भूल जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे एम लिखते चलिएगा ना तो फिर आपको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। इसीलिए अभी केवल मैथ की संख्या को लिखिए, जब आंसर आ जाएगा तब हम एम या सी एम या फिर के एम को लिखते हैं।
और देखिए जब भी कोई मैथ में दो अंग्रेजी का अक्षर आपस में सटा हुआ रहे और उनके बीच में मैथ का कोई भी चिन्ह ना रहे तो उसका मतलब है कि उनके बीच में गुना है। यानी कि यहाँ पे एल बी लिखा है, इसका मतलब एल गुना बी है। तेल हमने दे दिया, अब इसके बीच में यहाँ पे गुना है तो गुना दीजिएगा। बी, तो बी का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई दिया 5 मीटर तो 5 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस फिर बी है, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर, तो फिर 5 लिखेंगे। गुना लिखेंगे चूंकि इनके बीच में भी गुना का चिन्ह है और यहाँ पे एच है। तो इस मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि हाइट, तो ऊंचाई दिया है 3 मीटर तो हम यहाँ पे 3 को लिखेंगे। प्लस है तो प्लस फिर एच दिया है, तो एच का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई हमने यहाँ पे 3 लिखा तो फिर से 3 लिख देंगे। यहाँ पे गुना, एल मतलब होता है लंबाई, लंबाई दिया है 7 मीटर तो यहाँ पे हम 7 को लिख देंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से चला जाता है। अब देखिए फिर से यहाँ पे 2 है तो हम 2 देंगे, यहाँ पे इसको इंटू देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें गुना करना है, ये नहीं कि इसको जोड़ दें, जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा आपको सबसे पहले इसमें गुना करना होता है। तो 7 में 5 से गुना करिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 35। ठीक है, तो हम यहाँ पे 35 को लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस, 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस, 7 में 3 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 21 और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। हम दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं कि कैमरा में भाई दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई दिख रहा है अच्छे से, हम यहाँ पे एक स्टेप को और बढ़ा सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इस अंदर वाले को जोड़ना है, ये नहीं कि इसमें गुना कर दे बारी बारी से, अभी आपको गुना नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको जेब का तेब लिखेंगे, 35 में 15 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 50, 50 में 21 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 71। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे तो कैमरा में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे बराबर देखिए हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है गुना, इस कोष्ठक का मतलब क्या होता है गुना, यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे लिखा है 2 गुना 71, तो आपको 2 में 71 से गुना कर देना है। तो 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करिएगा तो 14 हो जाएगा, यानी कि 142 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि आंसर आ गया। और देखिए अगर यहाँ पे एम दिया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एम लगा देना है। और दोस्तों जब भी आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालिएगा, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो उस समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंधे पे 2 लगा देते हैं मात्रा के ऊपर। और लीजिए दोस्तों ये इसका आंसर आ गया, यानी कि दोस्तों इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 142 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है अच्छे से। अब दोस्तों हम इसका आयतन निकालते हैं, और आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम मिटा लेंगे। देखिए आप एक ही कॉपी में बनाइएगा, चूंकि प्रश्न में दोनों पूछा है, यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए हम इसको मिटा के बना रहे हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसके बाद आयतन का सूत्र निकालिएगा और उसके बाद बनाइएगा एक ही पेज पे। ये नहीं कि हम मिटा रहे हैं तो आप पानवा फाड़ के बिक दीजिएगा, तो फिर बनते रह जाएगा और आपके मास्टर भी आपको अच्छे से बना देंगे। अब आयतन बोला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर, और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है आप अच्छी तरीके जानते हैं, LBH। आप चाहें तो दोस्तों LBH की जगह L गुना B गुना H भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम इसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल LBH का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर, आप चाहें तो इसको फिर से ज्यों कहते हुए लिख सकते हैं, लिख दीजिए घनाभ का आयतन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले एल है, एल का मतलब लंबाई, लंबाई मतलब यहाँ पे दिया है 7 मीटर, तो आपको केवल यहाँ पे 7 को लिखना है, गुना है तो गुना। यहाँ पे बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 5 मीटर, तो आपको यहाँ पे 5 को लिखना है, गुना है तो गुना। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई 3 मीटर दिया है, तो आपको यहाँ पे 3 को लिखना है। अब इसमें आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए कि हर जगह गुना का चिन्ह है, यानी कि आपको गुना करना है। देखिए यहाँ पे गुना है, यहाँ पर भी गुना है, तो गुना कर दीजिए। तो 7 5 होता है 35, 35 तिहाई होता है 105, तो यहाँ पे लिख दीजिए 105। अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यानी कि एक बात तो फिक्स हो गया कि आंसर आ चुका है। अब आंसर कब होगा, अगर यहाँ पे एम में दिया है मात्रक, तो आपको यहाँ पे एम लिख देना है, और आप किसी भी चीज़ का आयतन निकालिएगा, यहाँ पे आपको कंधे पर 3 को लिख देना है। लीजिए दोस्तों यही इसका आंसर आ गया, यानी कि दोस्तों इस घनाभ का आयतन कितना हो गया 105 मीटर क्यूब। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी चीज़ को मैं शुरू से समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी करवाया दोस्तों, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भूलिएगा मत, हमने आपको एक क्वेश्चंस दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। घन के बारे में दिया है, जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में हमने दे रखा था, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है कि जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है हर एक चीज़, तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।